Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Bisma Imran and I am your instructor for the course Mathematical Statistics 2. Today we are with another topic. Previously we have discussed the different distributions. Discrete in one of them was discrete and other were continuous. आज हम डिस्कस करेंगे काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन. बेसिकली काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का तो हम सबको आइडिया है और उसके साथ साथ स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल. अब वेरिएबल यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिस्कस कर दूँ. स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल क्या होता है? स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल, a variable which has zero mean and variance 1 is known as standard normal variable. तो बेसिकली हमारी काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल से बनी है. इफ़ वी सम द स्क्वायर्स ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल्स देन इट विल रिजल्ट्स इन काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन. लेट सपोज let we have z as a standard normal variable. Let we have z as a standard normal variable. Then square of z is known as chi-square distribution. अगर हमारे पास z जो है वो स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल है और उसके सम ऑफ स्क्वायर्स जो हैं वो हमारे पास कहलाएंगे chi-square distribution. Chi-square is denoted by this symbol chi-square. और यहाँ पे मैं आपको ये बता दूँ ये एक नॉन पैरामीट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के तौर पे भी काम करती है. इसमें जो भी assumptions हैं वो बहुत लीनियंट हैं. उस तरह से हमारे पास एज अ पैरामीट्रिक assumptions यहाँ पे हमारे पास यूज़ नहीं होंगी. जैसा कि प्रीवियस डिस्ट्रीब्यूशंस में हमने तमाम डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मीन्स और वेरिएंसेस को फाइंड आउट किया था. यहाँ पे हम अभी मीन और वेरिएंसेस को फाइंड आउट नहीं करेंगे. सबसे पहले तो मैं आपको इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ बता दूँ. उन कुछ प्रॉपर्टीज़ में ये है कि बेसिकली ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हमारे पास स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस में अराइज होती है. और इसकी सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है, इट हैज़ ओनली वन पैरामीटर. That is degree of freedom. That is number of degrees of freedom. Basically degree of freedom क्या चीज़ है? Basically डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें ये बता रहा होता है कि हमारे पास तमाम जो हमारे पास वैल्यूज़ मौजूद हैं उनको वेरी करने के लिए किस हद तक फ्रीडम है. तो इट हैज़ ओनली वन पैरामीटर दैट इज़ नंबर ऑफ डिग्रीज़ ऑफ फ्रीडम. और इसका जो मीन है, हम मीन जो है अपने द मीन ऑफ chi-square distribution is equal to its डिग्री ऑफ फ्रीडम. यहाँ पे मैं शॉर्ट फॉर्म पे डिग्री ऑफ फ्रीडम लिख रही हूँ DF. मीन आपका आप ये देख लें, इसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वही इसका मीन है. और वेरिएंस क्या है? वेरिएंस इज ट्वाइस ऑफ द डिग्री ऑफ फ्रीडम. ये आपने यहाँ पे इसको देखा है कि यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम इसकी
जो है वही इस डिस्ट्रीब्यूशन में सारा काम कर रही है। मीन भी इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम के इक्वल है और इसका वेरिएंस जो है वो ट्वाइस है किसके, डिग्री ऑफ फ्रीडम के। ये इसकी सबसे आसान होने की यही इसकी एक निशानी है कि ये इतनी कॉम्प्लेक्स डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, बट फिर भी हमारे स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस में वाइडली यूज़ हो रही है। यहाँ पे मैं आपको ग्राफिकली भी आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। बेसिकली डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें हमारी डिस्ट्रीब्यूशन की शेप और स्प्रेड के बारे में बता रही होती है कि हमारे पास हमारी जो डाटा है उसका स्प्रेड और शेप किस तरह की है। अभी मैंने बात यहाँ पे की थी स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल। वेरिएबल का तो आप सबको आइडिया है, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल। अब लेट्स सपोज हमारे पास एक ग्राफ है स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल का। यहाँ पे मैं ग्राफ ड्रॉ करती हूँ 0, 2, 4, -2 एंड -4। लेट्स सपोज हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो 1 आ रही है, तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा। आप ये देखें हमारे स्टैंडर्ड नॉर्मल का ग्राफ इस शेप में बनेगा। लेकिन अगर हम इन वैल्यूज़ को स्केयर कर दें, जब हम इन वैल्यूज़ को स्केयर कर देंगे तो आप ये देखेंगे कि ये नेगेटिव साइंस जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। हमारे नेगेटिव साइंस ख़त्म हो जाएंगे और स्केयर होने के बाद हमारे ग्राफ की जो न्यू शेप आएगी वो कुछ इस तरह की आएगी। इससे हमें ये क्लियरली ज़ाहिर हो जाता है कि हमारे पास ये स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल किस तरह से काई स्क्वायर में चेंज होता है। हमारे काई स्क्वायर का ग्राफ जो है वो हमेशा पॉजिटिव साइड पे जाएगा, इट इज़ पॉजिटिवली स्क्यूड, और इट इज़ नॉट नेगेटिवली स्क्यूड। जैसा कि हमने एफ डिस्ट्रीब्यूशन में भी पढ़ा, हमारी मोस्टली ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो नेगेटिव सारी ही बल्कि पॉजिटिव होती हैं, नेगेटिव कोई भी नहीं होती। उसकी रीज़न ये है कि हमारा जो वेरिएबल है वो स्केयर हो रहा होता है, तो कोई अगर नेगेटिव वैल्यू कंप्यूटेशन के दौरान हो भी तो वो स्केयर होने के बाद पॉजिटिव हो जाती है। यहाँ तक तो हमने इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया है, और इसको डिस्कस करने के बाद हमारे पास काई स्क्वायर के लिए डिफरेंट टेस्ट्स मौजूद होते हैं। इधर मैं उन टेस्ट्स के नेम आपको मेंशन कर दूँगी। बेसिकली ये जो काई स्क्वायर टेस्ट है ये हमारे पास डिफरेंट फील्ड्स में यूज़ हो रहा है। इसकी कुछ एप्लीकेशंस अगर मैं आपको बताऊं, सबसे पहले तो मैं आपके साथ इसकी एप्लीकेशंस को डिस्कस करती हूं। अगर हम एप्लीकेशन वाइज इसको देखें तो ये हमारे पास क्वालिटी कंट्रोल में यूज़ हो रहा है, हमारे पास मेडिकल रिसर्च में यूज़ हो रहा है, बिजनेस डिसीजन मेकिंग में हो रहा है और सोशल साइंसेज में हो रहा है। ये अब किस तरह से यूज़ हो रहा है? बेसिकली काई स्क्वायर जो है हमें कंपैरिजंस प्रोवाइड करता है, दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप को बताता है। अब फ़र्ज़ करें डिसीजन मेकिंग इन बिज़नेस। अब बिज़नेस में किस तरह से आप डिसीजन मेक कर सकते हैं? आपने कोई प्रोडक्ट बनाई है, उस प्रोडक्ट को बनाने के बाद आपने उसको मार्केट में इंट्रोड्यूस किया है और साथ साथ ही आपने उसकी एडवर्टाइजमेंट भी की है, तो आप अपनी मंथली सेल और एडवर्टाइजमेंट को कंपेयर करेंगे कि क्या वाकई ही आपकी मंथली सेल और एडवर्टाइजमेंट के दरमियान कोई रिलेशनशिप मौजूद है या फिर नहीं मौजूद। काई स्क्वायर आपको इसका जवाब बहुत आसानी से दे देता है कि क्या दो वेरिएबल्स के दरमियान कोई रिलेशनशिप है, कोई डिपेंडेंस या इंडिपेंडेंस मौजूद है। ये तमाम चीज़ें आपको काई स्क्वायर बताता है और बेसिकली आपको कंपैरिजंस भी प्रोवाइड करता है। ये तो हो गई हमारी एग्जांपल बिज़नेस से रिलेटेड। उसके अलावा अगर हम मेडिकल रिसर्च में देखें, यहाँ पे मैं आपको साथ साथ एक बात मेंशन करती जाऊँ कि वेरिएबल का आप सबको आइडिया है कि वेरिएबल जो हैं हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव वेरिएबल में बेसिकली क्वालिटीज़ आ जाती हैं जिसको हम एट्रीब्यूट्स, जिसको हम कैटेगोरिकल भी बोल रहे होते हैं।
एट्रीब्यूट्स, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं हमारे पास क्वालिटेटिव में। तो यहाँ पे वेरिएबल को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास काई स्क्वायर जो है वो क्वालिटेटिव डाटा को बहुत अच्छे से डील कर रहा होता है। तो हम क्वालिटेटिव डाटा की एसोसिएशन बता रहे होते हैं, रिलेशनशिप बता रहे होते हैं, डिपेंडेंस बता रहे होते हैं। तो अभी हमने यहाँ पे जो 2 से 3 टेस्ट जितने भी करने हैं उसमें हमारे कैटेगोरिकल डाटा के लिए भी टेस्ट्स प्रोवाइड किए गए हैं। उन टेस्ट को भी मैं यहाँ आपको एक्सप्लेन करके बताऊँगी। तो बात हो रही थी हमारी कैटेगोरिकल डाटा की। कैटेगोरिकल वही डाटा होते हैं जिनको आप न्यूमेरिकली नहीं लिख सक रहे होते, आप उनको कैटेगरीज़ में डिवाइड कर देते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल जेंडर, मेल, फीमेल, या कलर्स जो हैं रेड, ग्रीन, येलो, ब्लू। तो ये बेसिकली कैटेगरीज़ या एट्रीब्यूट्स में चीज़ों की में आ जाता है। तो इस तरह के डाटा को हम काई स्क्वायर के थ्रू एवेलुएट कर सकते हैं या उनके रिज़ल्ट्स बता सकते हैं, उनका रिलेशनशिप जो है हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। हम डिस्कस करेंगे काई स्क्वायर से रिलेटेड 4 टेस्ट को। काई स्क्वायर टेस्ट फॉर गुडनेस ऑफ फिट। सेकेंडली हमारे पास आएगा काई स्क्वायर टेस्ट फॉर इंडिपेंडेंस। thirdly chi-square test for variances. Fourthly, chi-square test for homogeneity. ये 4 मेन टेस्ट हैं जिनकी मदद से हम अपने डाटा को एवेलुएट कर रहे होते हैं या मॉडल कर रहे होते हैं या हम प्रोबेबिलिटीज़ को देख रहे होते हैं कि जो हमारी हाइपोथेसाइज्ड डिस्ट्रीब्यूशन है ये उसको फॉलो कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे। सबसे पहले हमारे पास है chi-square टेस्ट फॉर गुडनेस ऑफ फिट। chi-square टेस्ट फॉर गुडनेस ऑफ फिट इज़ यूज्ड टू डिटरमाइन अ सैम्पल फ्रॉम द डाटा सेट इज़ फॉलोइंग द पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन और नॉट। तो बेसिकली हम यहाँ पे एक हाइपोथेसिस टेस्ट अप्लाई करेंगे, उससे हम ये देखेंगे कि ये जो हमारा सैंपल है वो किसी स्पेसिफिक जिस डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हम कह रहे हैं उसको फॉलो कर रहा है या फिर नहीं कर रहा। बाकी जो रिमेनिंग 3 हैं उनको हम फर्दर डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं आपको यहाँ बताती जाऊँ chi-square टेस्ट फॉर इंडिपेंडेंस। जैसा कि पहले भी मैंने डिस्कस किया है, इंडिपेंडेंस में हम ये देखेंगे कि 2 वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट हैं या फिर डिपेंडेंट हैं एक दूसरे पे, उनकी डिपेंडेंसी है या फिर नहीं है। chi-square टेस्ट फॉर वेरिएंसेस। chi-square टेस्ट फॉर वेरिएंसेस, chi-square टेस्ट फॉर वेरिएंसेस में हमने जो बेसिकली एवेलुएट करना है वो ये इसमें थोड़ी सी एस्टिमेशन आ जाएगी। हमें सबसे पहले ये करना होगा कि किसी भी हाइपोथेसिस के थ्रू ये देखना होगा कि जो एक वेरिएंस की वैल्यू बताई गई है क्या हमारे वेरिएंस उस पॉपुलेशन वेरिएंस के इक्वल है या फिर नहीं है। और कॉन्फिडेंस इंटरवल्स में इसका यूज़ है। अगर हमें 2 वेरिएंसेस को कंपेयर करना है तब हम chi-square टेस्ट फॉर वेरिएंसेस को यूज़ कर सकते हैं। 4th है हमारे पास chi-square टेस्ट फॉर होमोजेनिटी। वर्ड होमोजेनिटी, होमोजीनियस से हम ये देखेंगे कि एक जैसा, एक ही पॉपुलेशन से अगर 2 सैंपल लिए जाएं क्या वो एक जैसे हैं या फिर नहीं है। तो बेसिकली हमारे पास chi-square टेस्ट फॉर होमोजेनिटी में हम ये देखेंगे कि हमने अगर एक ही पॉपुलेशन से 2 सैंपल ड्राइव किए हैं तो वो एक जैसे हैं भी या फिर नहीं। तो ये हमें बता रहा होता है कि हमारे डाटा में वेरिएशंस कितनी है और हमारे डाटा में कंसिस्टेंसी है या फिर नहीं है, हमारा डाटा कंसिस्टेंट है या नहीं।
तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे chi-square टेस्ट फॉर गुडनेस ऑफ फिट। यहाँ पे मैं सारे टेस्ट को क्लियर करने से पहले ये बताती जाऊँ कि कोई भी टेस्ट परफॉर्म करने के कुछ स्पेसिफिक जो हैं स्टेप्स हैं। आप लोगों ने प्रीवियस जो आपका सब्जेक्ट है उसमें शायद टेस्टिंग नहीं की, तो इधर मैं आपको क्लियर कर दूं कि सबसे पहले जब भी आप कोई टेस्ट करते हैं तो उसमें आप अपना हाइपोथेसिस मेंशन करते हैं। हाइपोथेसिस में हम क्या कहते हैं, जो हमारे पास प्रॉब्लम हो या सिचुएशन हो, उस सिचुएशन से रिलेटेड हम यहाँ पे हाइपोथेसिस लिख लेते हैं। और हमारे पास हाइपोथेसिस कौन कौन से होते हैं, नल हाइपोथेसिस और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। सेकेंड स्टेप में हम अपना लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस या फिर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हम मेंशन कर देते हैं। अल्फ़ा यहाँ पे हम अमूमन 0.05 कंसिडर करते हैं। थर्ड हमारे पास आ जाता है chi-square की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो अभी हमने डिस्कस करनी भी है। हमारे पास chi-square का फॉर्मूला आ जाएगा थर्ड स्टेप में। chi-square का फॉर्मूला हमारे पास है chi-square इज़ इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी होल स्क्वायर over expected frequency. O stands for observed frequency and E stands for expected frequency. Square of observed frequency minus expected frequency divided by expected frequency. फोर्थ पे हमारे पास इसकी कैलकुलेशंस कह लें या रिजल्ट्स आ जाएंगे। और फिफ्थ पे हमारे पास आता है क्रिटिकल रीजन। फोर्थ पे कंप्यूटेशंस और फिफ्थ पे आ जाएगा क्रिटिकल रीजन। बेसिकली क्रिटिकल रीजन इज़ अ क्राइटेरिया। हमें वैल्यूज़ मिल जाती हैं, उन वैल्यूज़ की बेस पे हम ये बता रहे होते हैं कि हमारा जो रिज़ल्ट आया है वो एक्सेप्ट होगा या फिर रिजेक्ट होगा। और इस एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन को देखने के लिए हमारे पास ये हाइपोथेसिस होते हैं। अगर हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू यहाँ पे ग्रेटर देन टेबुलेटेड वैल्यू या क्रिटिकल रीजन की वैल्यू के आ जाती है तो हम अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे, अदरवाइज वी विल एक्सेप्ट H1। तो फ़िलहाल हम गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट कर रहे हैं। लास्ट में हम कंक्लूजन दे देते हैं। यहाँ पे अब सबसे पहले एक एग्जांपल मैं आपको सॉल्व करवाती हूँ। वो एग्जांपल सॉल्व करवाऊँगी तो ये स्टेप साथ साथ सॉल्व होते जाएंगे। एग्जांपल यहाँ पे मैं मेंशन कर रही हूँ। Five pennies were tossed 1,000 times. The number of heads observed are given below in the table that I am designing. Number of heads and frequency. अब जब हमने 5 कॉइन्स को एट अ टाइम 5 कॉइन्स को हमने टॉस किया है 1000 टाइम्स, तो उन 1000 टाइम टॉस में हमारे पास हेड कितनी दफ़ा आए। तो हम कहते हैं जब वो 5 कॉइन टॉस हुए तो हो सकता है एक दफ़ा भी हेड ना आया हो उस सिंगल ट्रायल में। 1000 ट्रायल्स हो गए इधर हमारे पास, और हो सकता है एक दफ़ा हेड आया हो, 2 टाइम्स हेड आया हो, 3, 4 और 5 टाइम्स। तो हमने ये एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया
एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के रिज़ल्ट में 1000 टाइम्स हमने कॉइन्स को टॉस किया, तो 38 टाइम्स ऐसे हुआ कि किसी भी कॉइन पे हेड अपेयर नहीं हुआ, और 144 टाइम्स ऐसे हुआ कि हेड अपेयर 1 टाइम हेड अपेयर हुआ, और 342 टाइम्स ऐसे हुआ कि हमारे पास 2 हेड अपेयर हुए, और 287 टाइम्स ऐसे हुआ कि 3 हेड अपेयर हुए, और 167 टाइम्स ऐसे हुआ कि 4 हेड अपेयर हुए, और 25 टाइम्स ऐसे हुआ कि उन पाँचों के 5 कॉइन्स पे हेड अपेयर हुए हैं। ये हमारे पास एक टेबल आ गया, तो ये हमारी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज आ गई। टेस्ट वेदर the binomial distribution gives satisfactory fit. अब बेसिकली ये जो टेबल हमारे पास आ गया, ये हमारे पास एक एग्जांपल आ गई है। अब हमने ये देख के बताना है कि क्या हमारी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इस पे सेटिस्फैक्ट्री फिट दे रही है, क्या ये जो सैंपल हमने लिया है ये वाकई ही बाइनोमियल को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा। इसके लिए हम क्वेश्चन में अपने नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को डिज़ाइन करेंगे। उसमें हम क्लियरली अपने नल हाइपोथेसिस पे मेंशन कर देंगे कि इट गिव्स सेटिस्फैक्ट्री गिव the data, the sample data follows binomial distribution. The sample data does not follows binomial distribution। तो ये हमारे पास 2 हाइपोथेसिस आ गए। उसके बाद हमने सेकंड स्टेप में अल्फ़ा अपना वही 0.05। नेक्स्ट में हमारे पास आ जाएगा हमारा फॉर्मूला, और फॉर्मूला हमारा है सम ऑफ ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी माइनस एक्सपेक्टेड होल स्क्वायर ओवर एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। फॉर्मूला तो हमें क्लियर है, ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी भी हमारे पास मौजूद है, एक्सपेक्टेड कैसे निकलेगी। अब जब हम कह रहे हैं कि हमारा सैम्पल डाटा बाइनोमियल को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा, जब हम चेक ही बाइनोमियल से रिलेटेड कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम बाइनोमियल के फॉर्मूले से प्रोबेबिलिटीज़ को निकाल के उनको फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर लेंगे। हमारे पास बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है? हमारे पास बाइनोमियल प्रोबेबिलिटीज़ को फाइंड करने का फॉर्मूला होता है n कॉम्बिनेशन x p की पावर x q की पावर n माइनस x। और अगर आपने इसको फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना हो इन प्रोबेबिलिटीज़ को, तो आप कैपिटल N से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी के लिए ये आपके पास हो जाएगा कैपिटल N nx p की पावर x q की पावर n माइनस x। अब इस क्वेश्चन में बेसिकली ये जो हमने एक्सपेक्टेड ऑब्जर्वेशंस निकाली हुई हैं, ये इसी फॉर्मूले को फॉलो करके निकाली हैं। मैं यहाँ पे आपको जर्नली बता देती हूँ। कैपिटल N 1000 है, हमारे पास 1000 टाइम कॉइन टॉस हुआ। स्मॉल n 5 है क्योंकि 5 कॉइन्स हैं हमारे पास। x हमारा वेरी करेगा। p, अब बात आ जाती है व्हाट इज़ p। p फाइंड करने के लिए हम इधर से पैरामीटर को खुद एस्टिमेट करेंगे। हमारे पास मीन का फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमारे पास x बार इज़ इक्वल टू सम ऑफ एफ एक्स ओवर सम ऑफ f। हमारे पास x भी मौजूद है और f भी, तो हम अगर इससे मीन निकालें तो हमारे पास ये आ जाएगा 2.47। ये हमारे पास मीन आ गया। अब हमारे बाइनोमियल का मीन किसके इक्वल होता है? एज ऑल ऑफ अस नो
कि हमारा बाइनोमियल का जो मीन है वो NP के इक्वल होता है, x बार इज इक्वल टू NP। हमारे पास x बार जो है वो बेसिकली NP के इक्वल होता है, और अगर हमने P फाइंड करना है तो P इज़ इक्वल टू x बार ओवर N। x बार 2.47 डिवाइडेड बाय 5, दैट वुड रिज़ल्ट इन 0.494। तो हमने यहाँ पे बाइनोमियल का पैरामीटर जो है वो एस्टिमेट कर लिया है, जो आया है 0.494। और Q इन बाइनोमियल Q इज़ इक्वल टू 1 माइनस P। जब हमने 1 माइनस P किया तो हमारे पास 0.506 आ गया। जब ये तमाम ऑब्जर्वेशंस आपके पास मौजूद होंगी, ये तमाम पैरामीटर्स की वैल्यूज़ 0.494 पावर x, Q आ जाएगा 0.506 पावर 5 माइनस x। अब आप 1 बाय 1 x की जगह वैल्यू पुट करेंगे और फाइंड आउट करते जाएंगे, जैसा कि आपने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोबेबिलिटीज़ एस्टिमेट की थी। ये आपकी एक्सपेक्टेड ऑब्जर्वेशंस आ जाएंगी सारी, या एस्टिमेटेड कह लें। अब नेक्स्ट में आपने फार्मूले को फॉलो करते हुए इनका डिफरेंस लेना है। इनका डिफरेंस लेके स्क्वायर किया तो हमारे पास आया 23.04। बाकी तमाम के लिए भी इसी तरह से हमने डिफरेंसेस फाइंड आउट करने हैं, और जब आप डिफरेंस फाइंड कर लेंगे तो ये चीज़ आपके पास आएगी 23.04 डिवाइडेड बाय 33.2, और दिस वन इज़ 320.41 डिवाइडेड बाय 161.9। आपने उसको उसके रिस्पेक्टिव एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करना है। तो ये आपके पास रिजल्ट्स आ गए। जब सम किया तो 8.18। हमने जब गुडनेस ऑफ फिट के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड आउट करनी होती है तो हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड आउट करने का फॉर्मूला जो होता है मैं यहाँ पे बता देती हूँ। नंबर ऑफ कैटेगरीज -1 माइनस नंबर ऑफ एस्टिमेटेड पैरामीटर्स। हमारे पास कैटेगरीज कितनी है? 1 2 3 4 5 6 कैटेगरीज -1, और हमने P पैरामीटर होता है बाइनोमियल का, वो फाइंड किया तो -1 4। हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गया है 4। अब क्रिटिकल रीजन हमने फाइंड आउट करना है। हमारे पास क्रिटिकल वैल्यू टेबल से देख के जो आई है, दिस इज़ द क्रिटिकल वैल्यू। अगर यहाँ पे अब हम कंक्लूजन की तरफ चलते हैं, आपके पास क्रिटिकल वैल्यू भी आ गई है, कैलकुलेटेड भी वैल्यू भी आ गई है। मैंने आपको स्टार्ट में ही डिस्कस किया था, इफ़ chi स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू chi स्क्वायर 0.054, देन वी विल रिजेक्ट आवर नल हाइपोथेसिस। लेकिन आप ये देखें जो हमारा कैलकुलेटेड chi स्क्वायर आया है दैट इज़ 8.18 एंड टेबुलेटेड 9.49। तो हमारा कैलकुलेटेड chi स्क्वायर की वैल्यू टेबुलेटेड से स्मॉलर आ रही है, वो हमारे क्रिटिकल रीजन को फॉलो नहीं कर रही। अगर क्रिटिकल रीजन को फॉलो कर रही होती तो हम अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते, अदरवाइज एक्सेप्ट। तो लिहाजा कंक्लूजन हमारा बनेगा, वी डू आवर since our critical calculated value does not fall in the critical region, so we cannot
रिजेक्ट आर नल हाइपोथेसिस। ये थी हमारी एग्जांपल गुडनेस ऑफ फिट के लिए। इसमें मैं आपको एक चीज़ और बताती जाऊँ गुडनेस ऑफ फिट में, अगर आपकी कोई भी प्रोबेबिलिटी या एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी जो है वो लेस देन 5 आती है तो हम उसको आगे प्रोसीड नहीं कर सकते जब तक कि हम उसको 5 ना करें। लेट्स सपोज यहाँ पे अगर आपकी फ्रीक्वेंसी आ जाती है 4, तो आप उसको या तो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी के साथ पूल कर देंगे और यहाँ से ये दोनों भी पूल हो जाएंगी, देन नेक्स्ट प्रोसीजर, अदरवाइज़ आपका प्रोसीजर कंप्लीट नहीं होगा। यहाँ तक था हमारा गुडनेस ऑफ फिट के लिए लेक्चर। नेक्स्ट टाइम हम अपने रिमेनिंग टेस्ट जो हैं काई स्क्वायर के उनको डिस्कस करेंगे, और अगर इसके हवाले से कोई कन्फ्यूजन्स रह गई हैं तो इंशाल्लाह वो भी नेक्स्ट लेक्चर में हमारी क्लियर हो जाएंगी। टिल नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफ़िज़।